गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित इस तीसरे वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, कैसे बनता है, ये जानने के लिए हमें 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद इसके मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह परावर्तित किरण मुख्य फोकस से आ रही है। दूसरी बात कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई या मुख्य फोकस की ओर आती हुई किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरी बात यह कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण यहाँ से गुजर रहा है तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फिर से उसी पथ से वापस लौट जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग समतल दर्पण में भी पढ़े हैं कि अभिलंब की दिशा में जो किरण आती है तो उसका आपतन कोण 0 होता है, इसलिए परावर्तन कोण भी 0 होगा। इसलिए वो अभिलंब की दिशा में आने वाली किरण उसी दिशा में जिधर से आई थी उधर ही परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ भी वक्रता केंद्र को दर्पण के किसी भी बिंदु से हम मिला दें वो अभिलंब का कार्य करता है। ये अभिलंब है तो अभिलंब की दिशा में जाने वाली किरण उसी पथ से वापस लौट जाती है। यहाँ भी इसी बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया तो ये अभिलंब है, डॉटेड लाइन, और इस दिशा में आने वाली किरण फिर से परावर्तित होकर के उसी पथ की ओर वापस चली जाती है। इनमें से किसी भी 2 बातों पर विचार करेंगे और प्रतिबिंब पता चल जाएगा कि किसी वस्तु का, कहीं भी वस्तु हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना देखते हैं। अवतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। पहली स्थिति हम ले रहे हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित, तो अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली 2 किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो ऐसा करते हैं कि उन 2 समानांतर किरणों में से एक किरण को हम ले रहे हैं फोकस से होकर गुजरते हुए, देखिए मुख्य फोकस से होकर के ये गुजर रही है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरते हुए ले रहे हैं। तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई जो किरण है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, पूरा नहीं हो पाया। मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है वो फिर से उसी पथ से वापस लौट आती है। देखिए वक्रता केंद्र से जो किरण गुजर रही है वो उसी पथ से होकर के वापस लौट आएगी। तो दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काट रही हैं, दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब का नाम हम रख दे रहे हैं A डैश B डैश, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर छोटा प्रतिबिंब बनता है, अत्यधिक छोटा
उल्टा और कैसा बन रहा है, दोनों परावर्तित किरण, एक परावर्तित किरण ये और दूसरी परावर्तित किरण ये, दोनों एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब एवं वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो यहाँ लिखे दिए हैं। वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर अत्यधिक छोटा, उल्टा एवं वास्तविक प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा केस हम ले रहे हैं, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उस स्थिति में देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यह हो गया अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया ये, यहाँ पर वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस है। ठीक है। और वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र के बाहर, मतलब इधर कहीं पर है वस्तु, ये भी इसका नाम हम ले रहे हैं। ए से मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण चलती है वह कहाँ जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर के लौटती है। ठीक है। तो हम इसको परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजर रहे हैं, और दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो कैसे लौटेगी, तो देखिए वक्रता केंद्र से जो किरण होकर के लौटती है वह उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो ये इसी पथ से वापस लौट जाएगी। दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, ये एक परावर्तित किरण हुआ और एक परावर्तित किरण, ये दोनों परावर्तित किरणें जहाँ भी एक दूसरे को काट रही हैं वहाँ पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब का नाम हम लिख दे रहे हैं ए डैश बी डैश। तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो सी और एफ के बीच ना, सी एवं एफ के बीच, मतलब कि मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच उल्टा छोटा, देख सकते हैं ये छोटा है प्रतिबिंब, उल्टा छोटा एवं, अब चूंकि ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, इसलिए यह कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु ए बी है। ठीक है। ए बी वस्तु है। ए से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद दर्पण के कहाँ से गुजरती है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और यहाँ से मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक है। तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर, और क्योंकि दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है यहाँ, इसलिए एक परावर्तित किरण ये और एक परावर्तित किरण ये दोनों वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर
उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चौथा केस देख लेते हैं। जब वस्तु C एवं F के बीच हो, मतलब कि जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यहाँ पर ए भी वस्तु है, C और F के बीच में स्थित है। ए बिंदु से मुख्य अक्ष के समानांतर, ए बिंदु से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण परिवर्तित होने के बाद में कहाँ से आती है? मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। और मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और दोनों परावर्तित किरण, एक ये और एक ये, दोनों परावर्तित किरण जहाँ पर एक दूसरे को काटती है वहाँ पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब तो इसमें भी उल्टा है, वक्रता केंद्र के बाहर है, वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, और दोनों जो किरणें हैं, परावर्तित किरणें, वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, इसलिए वास्तविक है। तो क्या लिखें? तो वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र के बाहर दर्पण के सामने उल्टा, और ये वस्तु से बड़ा है, यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, इसलिए इसको कहते हैं आवर्धित। आवर्धित एवं वास्तव में ये किरणें काट रही है, इसलिए वास्तविक। प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं पांचवा केस। यदि वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब क्या होगा? देखिए यहाँ पर वस्तु ए बी मुख्य फोकस पर स्थित है। ए बिंदु से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के लौटती है, और जो किरण वक्रता केंद्र के सीध में दर्पण की ओर चलती है वह परावर्तित होकर के उसी पथ से वापस लौट आती है। और ये दोनों परावर्तित किरणें कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट पाएंगी, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने अनंत पर उल्टा एवं अत्यधिक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम लोग पांचवा केस हो गया। छठा केस के बारे में देखेंगे कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो। यहाँ पर वस्तु ए बी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित है, और ए बिंदु से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। ये मुख्य फोकस है, देखिए यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर के लौट रही है, और जो किरण वक्रता केंद्र के सीध में चलते हुए दर्पण पर आपतित होगी वह उसी पथ से वापस लौट जाती है, बैक। तो पीछे की ओर लौट गई। ये किरण हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो कहीं भी ये दोनों परावर्तित किरण, एक किरण ये और एक किरण ये, दोनों परावर्तित किरणें कहीं भी एक दूसरे को दर्पण के सामने नहीं मिलती है, तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, दर्पण के पीछे की ओर। यहाँ पर दोनों किरणें मिल रही हैं
और इधर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों किरणें ए डैश बिंदु से आ रही हैं, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, तो हम लिख रहे हैं तो दर्पण के पीछे सीधा वस्तु से बड़ा है ना ये प्रतिबिंब, तो आवर्धित लिख दे रहे हैं। आवर्धित वास्तविक है कि काल्पनिक, यहाँ पर क्योंकि वास्तव में ए डैश बिंदु पर ये दोनों किरणें नहीं मिल रही हैं, ये किरण और ये किरण वास्तव में ए डैश पर नहीं मिल रही है, पीछे बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ए डैश से आ रही है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई वस्तु को ध्यान देना है कि जब कोई वस्तु को अनंत से दर्पण की ओर लाते हैं, अवतल दर्पण की ओर, तो अनंत पर जब वस्तु स्थित है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। जब और लाते हैं इधर, जैसे जैसे लाते हैं तो प्रतिबिंब जो है कि नहीं मुख्य फोकस से दूर जाने लगता है। पहले अनंत पर है तो मुख्य फोकस पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो सी और एफ के बीच में प्राप्त होता है। फिर मुख्य यहाँ पर वक्रता केंद्र पर जब वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, वक्रता केंद्र पर ही। जब और नजदीक ले आए तो वक्रता केंद्र के बाहर चल गया, मतलब कि मुख्य फोकस से दूर, मतलब दर्पण से दूर जाने लगता है प्रतिबिंब जैसे जैसे अनंत से वस्तु को लाते हैं अवतल दर्पण की ओर। लेकिन कब तक, जब तक वस्तु मुख्य फोकस पर नहीं आ जाती है तब तक। मुख्य फोकस के बाद और नजदीक हम लाते हैं वस्तु को मुख्य फोकस के अंदर यहाँ पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, दर्पण के पीछे बनने लगता है। और वैसी स्थिति में प्रतिबिंब आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए किसी पर्दा की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये छठा केस में जो है किसी पर्दा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पर्दा पर यह प्रतिबिंब प्राप्त ही नहीं होगा, आभासी प्रतिबिंब है। लेकिन बाकी इन सभी स्थितियों में प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब क्या हो, तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, तो आपतित किरण एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो दोनों आपतित किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं। ऐसा करते हैं कि इनमें से एक किरण को हम मुख्य फोकस के सिर में ले लेते हैं और दूसरी किरण को वक्रता केंद्र के सिर में ले लेते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र के सिर में जो किरण आती है तो वो तो परावर्तन के बाद फिर से उसी पथ से वापस लौट जाती है, इसी पथ से वापस लौट गई। और जो किरण मुख्य फोकस की दिशा में आ रही है, मुख्य फोकस की ओर आ रही है, वह किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। तो एक परावर्तित किरण ये हुआ और दूसरी परावर्तित किरण ये, दोनों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसको भी पीछे की ओर और इसको भी पीछे की ओर, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है जो कि सीधा है, बहुत छोटा है वस्तु से, दर्पण के पीछे है और वास्तविक है कि आभासी, बता सकते हैं। यहाँ पर एक परावर्तित किरण ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये, वास्तव में ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, पीछे बढ़ाने पर ए डैश पर काट रही हैं, अर्थात ए डैश से ये दोनों किरणें वापस ए डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या लिखे, तो दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर अत्यधिक छोटा
अत्यधिक छोटा सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दूसरा स्थिति यह है कि जब वस्तु कहीं भी स्थित हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, हम कहीं भी एक वस्तु ले लिए ए बी, और ए बिंदु से मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण हम ले रहे हैं, जो कि परावर्तित इस तरह से होगी कि ऐसा प्रतीत होगा कि परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर के आ रही है, यहाँ से आ रही है, और दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र की दिशा में ले रहे हैं, वक्रता केंद्र की दिशा में जा रही है, वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। तो ये जिस पथ से आई उसी पथ से वापस लौट जाएगी। दोनों परावर्तित किरणों को, एक परावर्तित किरण ये और दूसरी परावर्तित किरण ये, तो दोनों परावर्तित किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएं। दोनों जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब है। और कैसा प्रतिबिंब है, ये भी वस्तु से छोटा है, सीधा है, दर्पण के पीछे है और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच है। तो दर्पण के पीछे ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच अत्यधिक छोटा सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में देखेंगे। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध हम सबसे पहले अवतल दर्पण में देख रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा हम एक प्रतिबिंब पहले बना ले रहे हैं, वस्तु का नाम हम दे रहे हैं ए बी, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये हो गया मुख्य अक्ष, इसका वक्रता केंद्र है सी, मुख्य फोकस है एफ, और कोई वस्तु यहाँ पर है, इसका नाम हम रख दे रहे हैं ए बी। ए बिंदु से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर के लौट रही है, और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण उसी पथ से वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। हम इस बिंदु को एम लिख दे रहे हैं, और यहाँ से हम एक लंब डाल दे रहे हैं मुख्य अक्ष पर, इसका नाम हम दे दे रहे हैं एम। ठीक है, अब हम त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ए बी सी में कोण बी, ए डैश बी डैश सी में कोण बी डैश, दोनों 90 डिग्री है, इसलिए बराबर है। त्रिभुज ए बी सी में ये कोण ए सी बी और त्रिभुज ए डैश सी बी डैश, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों
शीर्षाभिमुख कोण है, और दो त्रिभुजों में दो कोण, एक कोण ये बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये कोण आपस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में ए बी ले रहे हैं, ए बी, इसका संगत भुजा इस छोटे त्रिभुज में ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बराबर। इस बड़े त्रिभुज में हम भुजा ले रहे हैं सी बी, और छोटे त्रिभुज में इसमें बी डैश सी, बी डैश सी। ठीक है, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर सी बी बटा बी डैश सी। इसको हम एक समीकरण मान लिए। अब हम फिर से त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए समान है। ठीक है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुजों में फिर संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इस बड़े त्रिभुज में हम भुजा ले रहे हैं एम एन, इस छोटे त्रिभुज में भुजा ले रहे हैं ए डैश बी डैश, संगत भुजा बराबर। बड़े त्रिभुज में हम भुजा ले रहे हैं एन एफ, और इस छोटे त्रिभुज में हम भुजा ले रहे हैं एफ बी डैश, एफ बी डैश। मतलब एम एन बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा एफ बी डैश। लेकिन इस चित्र के अनुसार हम देखते हैं तो एम एन ए बी के बराबर है, इसलिए एम एन के जगह पर क्या लिखें, ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ बटा एफ बी डैश। अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से क्या पाते हैं, बायां पक्ष दोनों का बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी बराबर होगा। सी बी बटा बी डैश सी इक्वल टू एन एफ बटा एफ बी डैश। ठीक है, तो दोनों का दायां पक्ष हम बराबर कर दिए। लेकिन यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा होने पर, तो दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बिंदु M बिंदु P के निकट आएगा, और जैसे जैसे ये बिंदु M बिंदु P के निकट आएगा, जैसे हम यहाँ पर एक बना ले रहे हैं, जैसे जैसे ये बिंदु M यहाँ से इधर खिसकेगा, देखिए यहाँ पर M N, बिंदु M अगर यहाँ होता तो N यहाँ होता, बिंदु M यहाँ होता तो N बिल्कुल ही ध्रुव के सटे होता है यहाँ पर। अर्थात जैसे जैसे बिंदु M P के निकट आएगा वैसे वैसे N P के ऊपर आएगा, मतलब कि N और P एक दूसरे पर कोइंसाइड करेंगे, है ना। तो दर्पण का द्वारक छोटा होने पर बिंदु M बिंदु P के निकट होगा तथा बिंदु N भी बिंदु P के अत्यधिक निकट होगा। तो ऐसी स्थिति में एन एफ लगभग बराबर हो जाएगा पी एफ,
जब ये बिंदु एन पी के निकट होगा तो एन एफ लगभग बराबर हो जाएगा पी एफ के। इसलिए समीकरण 3 से हम देखते हैं, 3 में क्या है, सी बी बटा बी डैश सी, सी बी बटा बी डैश सी बराबर एन एफ के जगह पर क्या लिखना है, पी एफ, पी एफ बटा एफ बी डैश है ना, तो एफ बी डैश। ठीक है, तो अब हम इसको लिख रहे हैं, तो मिटा लेते हैं। सी बी चित्र में देखिए, सी बी ये दूरी हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी बी, यहाँ से यहाँ तक हो गया, उसमें से पी सी हटा देते हैं तो ये दूरी बच जाएगा पी बी माइनस पी सी बटा बी डैश, क्या है यहाँ पर, बी डैश सी, बी डैश सी इसको निकालना है। क्या करेंगे, पी सी इतना में से पी बी डैश को घटा देंगे, पी सी माइनस पी बी डैश, पी एफ को पी एफ से छोड़ देंगे, और एफ बी डैश है एफ बी डैश, तो इसको लिखेंगे पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी, तो इसको हम कर देंगे। अब क्या होगा, अब वैल्यू पुट करेंगे। देखिए वस्तु की दूरी है u, माने पी बी डैश u के बराबर है। प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब प्रतिबिंब ये ना है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, ये भी हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी है v, वस्तु की दूरी ए बी वस्तु है, इसकी दूरी हो जाएगी u। ठीक है, u और v हो गया। मुख्य फोकस की जो दूरी है, मुख्य फोकस को f से व्यक्त करते हैं, तो ये जो f है इसकी दूरी हो जाएगी स्मॉल f। हम रख रहे हैं मान पी बी, पी बी किसके बराबर है, पी बी ये है u के बराबर, और किधर है ये, बाईं ओर है दर्पण से। ठीक है, इसलिए इसको हम माइनस यू लिख दे रहे हैं, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख दिए। पी सी, पी सी यह तो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को हम r से व्यक्त करते हैं। C से P की जो दूरी है, यहाँ से जो दूरी है P बिंदु से, ये r है, तो जहाँ PC है वहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, PC के जगह पर r लिख दे रहे हैं। बाएं साइड में है इसलिए इसको भी हम माइनस r लिख दे रहे हैं, माइनस r, फिर PC को लिख दे रहे हैं माइनस पी बी डैश, पी बी डैश, ये भी बाईं ओर है और ये भी है, तो हम माइनस भी लिख दे रहे हैं, इक्वल टू पी एफ, पी एफ स्मॉल एफ के बराबर है, माइनस एफ लिख दिए, बटा पी बी डैश, पी बी डैश ये दूरी भी के बराबर है, बाईं तरफ है इसलिए माइनस बी, माइनस पी एफ को फिर माइनस एफ हम लिख दिए। अब सोल्व करते हैं, तो माइनस यू प्लस आर बटा माइनस आर प्लस भी माइनस माइनस प्लस इक्वल टू माइनस एफ बटा माइनस भी माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस एफ। अब आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2f, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में प्रूव किए हैं आर बराबर 2f, तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ 2f हम रख दे रहे हैं, u प्लस आर के जगह पर 2f बटा माइनस आर के जगह पर 2f इक्वल टू माइनस एफ बटा माइनस भी प्लस एफ। अब तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, माइनस 2f गुना माइनस एफ, 2f स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू गुना माइनस बी, यू भी माइनस यू गुना ए माइनस यू एफ, 2f गुना माइनस बी माइनस 2bf, 2f गुना एफ 2f स्क्वायर, ये हो गया। अब
2f² और 2f² कट गया। ठीक है, अब हम क्या करें कि इन दोनों को, इसको और इसको बाईं ओर हम ले आ रहे हैं। uf प्लस हो गया बाईं ओर आया तो 2 ये जो है 2vf है, तो 2vf भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2vf। और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब किए हैं -2f से -f में, तो 2f² आया है। अब फिर यहाँ पर 2f से 2f² आया है। यहाँ पर एक चीज छूटा हुआ है, -r प्लस भी था, तो हम भी छोड़ दिया, छूट गया है, तो लिख लेते हैं। तो अब गुना करेंगे तो v से -f में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -vf ये आ जाएगा। तो फिर से हल करते हैं इसको, -vf इक्वल टू कितना बच गया, uv uf -2vf। अब देखते हैं इन ये दोनों टर्म को हम बाईं ओर कर रहे हैं, तो uf प्लस 2vf -vf है तो -vf कर दिए, दाईं तरफ uv बचेगा। अब सब में uvf से भाग दे दे रहे हैं, पहले इसको हल कर ले रहे हैं। uf प्लस 2vf में से vf घट गया तो vf बच गया इक्वल टू uv। अब देखते हैं यहाँ पर भाग दे रहे हैं uvf से, और uf है इसमें uvf से भाग दे रहे हैं, प्लस vf है इसमें भी uvf से भाग दे रहे हैं, uv है उसमें भी uvf से भाग दे रहे हैं। भाग देने पर u और f कट जाएगा यहाँ, तो 1/v प्लस v और f कट जाएगा यहाँ से, तो 1/u इक्वल टू u और v कट जाएगा, 1/f बच गया। यही दर्पण सूत्र कहलाता है, या दर्पण के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध बतलाने वाला ये सूत्र है।